हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं सोलर सिस्टम, जो कि आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा और ये हर एग्ज़ाम का वैसे फेवरेट टॉपिक है। जैसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो चलिए ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए आज हम इसको ब्रीफली इंट्रोड्यूस करेंगे, ताकि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आसानी हो। तो चलिए आपको सबसे पहले मैं सौरमंडल का मतलब जो सोलर सिस्टम है उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि वो इज़ द फादर ऑफ सोलर सिस्टम, वो इज़ द फादर ऑफ सोलर सिस्टम। जो सोलर सिस्टम का जनक किसे कहा जाता है, तो वो है कोपरनिकस। वो है कोपरनिकस को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़े कि ग्रहों की गति का नियम। ग्रहों की गति का नियम जो हमारे जो मतलब ग्रहों की गति का नियम दिया था, वो दिया था केपलर ने। जो हमारे प्लेनेट्स है ना, जो रोटेशन स्पीड है ना, उसकी जो उसका जो मतलब फॉर्मूला है वो किसने दिया था भाई, वो दिया था केपलर ने। ठीक है, आगे है कि आकाशगंगा का आकार कैसा है। आकाशगंगा का जो आकार है, जो मतलब जो हमारी मंदाकिनी है, जो हमारी मिल्की वे है, उसकी शेप कैसी है, तो उसकी शेप है सर्जिस सर्पिलाकार शेप है, उसकी सर्जिस सर्पिलाकार जैसी शेप है, सांप के जैसी शेप है उसकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि आकाशगंगा का रंग कैसा है, तो उसका रंग दुग्ध मेघला रंग है। आकाश पूरी आकाशगंगा है ना, उसका रंग कैसा है, उसका रंग है दुग्ध मेघला। उसका रंग दुग्ध मेघला है, ध्यान में रखिएगा, दुग्ध मेघला रंग है। आगे बढ़ते हैं, आकाशगंगा सबसे पहले देखी किसने थी। आकाशगंगा मतलब जो सबसे पहले जो दूरबीन बनाई गई थी, या सबसे पहले जो इससे उसको वो बनाई गई थी ना, सबसे पहले जो दूरबीन बनाई गई थी उसको किसने बनाया, तो उसको बनाया गैलीलियो ने। उसको बनाया गैलीलियो ने। उसको बनाया था गैलीलियो ने। ठीक है, गैलीलियो ने। इसकी लिंक आपको पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ताकि आप वहाँ से भी आसानी से पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि सौरमंडल का जो मतलब सौर, अब देखो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया कि भाई जो मतलब सौरमंडल वो इज द फादर ऑफ सोलर सिस्टम। तो वो है कोपरनिकस। जो ग्रहों की गति, जो मतलब प्लैनेट्स रोटेशन स्पीड फॉर्मूला किसने दिया था, वो केपलर ने दिया था। आकाशगंगा की जो शेप है वो कैसी है, जो मतलब कलर है वो कैसा है, और सबसे पहले दूरबीन किसने बनाई और देखा किसने। तो चलिए मैं आपको आगे ले चलता हूँ और देखते हैं कि आगे क्या लिखा है भाई। आगे लिखा है कि सूर्य। सूर्य, चलिए थोड़ा सा सूर्य के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि सूर्य है ना, जो सोलर सिस्टम में पहली बात तो कि ये मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि सारे प्लैनेट्स इसी के साइड टू साइड रोटेट करते हैं। तो सूर्य मैन में है, मतलब सूर्य मैन रोल प्ले करता है। और सूर्य एक गैसीय गोला, मतलब जो मतलब गैसों से बन के एक गोला है, गैसों से मिलकर बना एक गोला है। और सूर्य को एक तारा कहते हैं, स्टार। अब हम क्या सोचते हैं कि स्टार सिर्फ वही होते हैं जो हमें मतलब हमें जो मतलब आसमान में दिखते हैं सफ़ेद सफ़ेद कलर के, वो स्टार होते हैं। स्टार यहाँ पे इसे नहीं कहा गया है। जैसे आपने आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा, स्टेट्स। स्टेट्स कहाँ, स्टेट्स पॉलिटिकल साइंस में कहते हैं नेशंस को। नेशंस को स्टेट्स, स्टेट्स अलग चीज़ होती हैं। स्टेट्स हम सोचते हैं जैसे तमिलनाडु कर्नाटक है ना, ऐसे स्टेट्स नहीं है। स्टेट्स वहाँ पे नेशन को कहा गया है। तो इसी तरह यहाँ पर जो सूर्य है ना, उसको एक तारा कहा गया है। तारा जरूरी नहीं है वही तारा हो, सभी तारे ही हैं। देखो हम वीनस है, वीनस को हम भोर का तारा कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि वो भी एक तारा है। सूर्य भी एक तारा है और वो बाकी भी तारे हैं, बस तारों का प्रकार अलग अलग है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य, यहाँ पे हमारे पूरे प्लेनेट में 8 ग्रह हैं। एक प्लूटो है, जिसको 2006 में हटा दिया गया था प्लूटो को, क्योंकि ये मतलब जो ये हमारा जो पूरा सोलर सिस्टम मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है, तो ये है मतलब एक ऑर्बिट को काटता था और एक ऑर्बिट से बाहर था, तो इस कारण इसको हटा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। 108 उपग्रह हैं, जो मतलब ग्रह हैं, जो 8 ग्रह हैं उनके उपग्रह भी हैं, 2 के उपग्रह भी नहीं है, 2 ग्रह के उपग्रह भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, और टोटल 180, टोटल 180 उपग्रह हैं। ठीक है, जो सेटेलाइट्स हैं वो हैं धूमकेतु हैं, उल्का हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, यानी एस्ट्रॉइड्स बेल्ट हैं। एस्ट्रॉइड्स बेल्ट मार्स के बाद आता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एस्ट्रॉइड्स बेल्ट है वो आता कहाँ पर है। सबसे पहले आता है, देखो सन। सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है कि सन आ रहा है, यहाँ पर सन आ गया। सन के बाद में आता है मरकरी, बाद में आता है वीनस, बाद में आती है अर्थ, बाद में आता है मार्स। ये जो मतलब टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, ये जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है या जो आंतरिक ग्रह है ना, इनके बाद में यहाँ पर एक बेल्ट आता है, एस्ट्रॉइड बेल्ट। क्षुद्र ग्रहों का जो बेल्ट है वो आता है यहाँ पर, मतलब क्षुद्र ग्रह वगैरह हैं। ठीक है, जो आपने देखा होगा हमारे धरती पर मतलब एक मतलब उल्का पिंड गिरने वाला है, तो ये वो यहीं से क्रॉस होते हुए आते हैं। आधे तो यहाँ पर मार्स रोक लेता है और फिर जो बचते हैं वो हमारे यूनिवर्स में ही फट जाते हैं। ठीक है, तो ये जो बेल्ट है, ये कहलाता है एस्ट्रॉइड बेल्ट। इसके बाद आता है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि सूर्य की उत्पत्ति हुई कैसे। सूर्य की उत्पत्ति हुई कैसे, वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट है ना, उनका मानना है कि जो सूर्य की उत्पत्ति है वो हुई थी कि हमारे जो बादल हैं वो गैस से भरे हैं। ठीक है, जो बादलों का निर्माण हुआ ना, गैस से भरे हुए हैं, जो मतलब उसके चारों ओर घूमते थे और इस प्रक्रिया को कई मिलियन वर्ष लगे थे। इसके बाद में बना नेबुला, तो इसे नेबुला कहा गया।
इसके बाद में बना नेबुला, तो इसे नेबुला कहा गया, ठीक है। और यहाँ पे एक लाइन है, सूर्य और ग्रह इस बादल से ही पैदा हुए थे, ठीक है। सूर्य और ग्रह इस बादल से पैदा हुए थे, जो गैसीय गोले थे ना, वो जो मतलब गैस वाले जो बादल थे वो घूमते रहते थे, और उनके बाद में यहाँ पे नेबुला बना, नेबुला से ही ये पैदा हुए थे, ठीक है। इन बादलों को गुरुत्वाकर्षण बल ने बनाया था। इन बादलों को जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसने ही बादलों का निर्माण किया था, मतलब क्लाउड्स का फॉर्मेशन किया था, जो गैसीय गोले हैं वगैरह उनका, ठीक है। लाखों वर्षों, मैंने आपको बताया इनमें लाखों वर्षों से जो ये धूल वगैरह जो गैस वगैरह थी ये चारों ओर घूम रहे थे, और इनका जो मतलब सॉलिडिफिकेशन हुआ, उनके बाद में ये ग्रहों की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये है यहाँ पे हमारा सोलर सिस्टम। इसमें ऐसे कुछ ग्रह हैं, धूमकेतु हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, प्लैनेट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर बताया कि इन्फॉर्मेशन अबाउट सोलर सिस्टम इन हिंदी। यहाँ पे सोलर सिस्टम के बारे में बताया, इन्फॉर्मेशन बताइए। इसमें ये बताया कि कौन सा सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र मतलब जो वीनस है, जो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र का आकार बनावट लगभग पृथ्वी के बराबर है। इसको हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहले हम ये लाइन देख लें, ये वाली लाइन देख लें हम, ठीक है। आगे देखते हैं। सौरमंडल की उत्पत्ति 5 बिलियन साल पहले हुई थी। सौरमंडल की उत्पत्ति 5 बिलियन साल पहले हुई। तारे का जन्म हुआ था। हम सूर्य के नाम से जानते हैं। किसी तारे के आसपास परिक्रमा करते हुए खगोलीय वस्तुओं के समूह को ग्रही मंडल कहा जाता है। अब देखना, ग्रही मंडल किसे कहा जाता है। यहाँ पे पूछा कि जो एक तारा है, किसी तारे के आसपास की परिक्रमा, मतलब उसके आसपास का जो रोटेशन, जो उसके जो रोटेशन एरिया है ना, रोटेशन एरिया करते हुए जो जो एक तारा है उसके आसपास जितने भी बेल्ट हैं, एस्ट्रॉइड्स बेल्ट वगैरह, प्लैनेट्स वगैरह, जो एस्ट्रॉइड्स मतलब जो कुछ भी यहाँ पे बेल्ट यहाँ पे रोटेट करता है, तो उस वस्तु को कहा गया है ग्रही मंडल। ये हिंदी में वर्ड है, थोड़ा ध्यान में रखना। इसको कहा गया है ग्रही मंडल, ठीक है। इसको ग्रही मंडल बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि आसपास की परिक्रमा और अन्य, आगे कुछ नहीं, ये बताया कि क्षुद्र और धूमकेतु वगैरह हैं, उपग्रह हैं, प्राकृतिक उपग्रह भी हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सन की, ठीक है। सन, सूर्य। देखो, सूर्य को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो सूर्य है, आपको मैंने बताया कि वो एक तारा है, और वो इतना मुख्य तारा है कि इसके चारों तरफ एस्ट्रॉइड्स बेल्ट, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, ये सारी चीज़ें घूमती रहती हैं, और ये सौरमंडल का प्रधान है। पीछे मैंने आपको पढ़ाया कि सौरमंडल की उत्पत्ति 5 बिलियन वर्ष पहले हुई थी। सौरमंडल की उत्पत्ति 5 बिलियन वर्ष पहले हुई थी। तो सौरमंडल में सबसे पहले कौन था, जो मुख्य है वो है सन। तो इसकी उत्पत्ति भी 5 बिलियन वर्ष पहले हुई थी। इसकी उत्पत्ति भी 5 बिलियन वर्ष पहले हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके चारों ओर सारे ग्रह उपग्रह चलते हैं, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अब एक बात देखना यहाँ पे कि हमारी जो गैलेक्सी है, जिसका रंग है दुग्ध मेघला, जिसका आकार है सजिश सर्पिल आकार, मैंने आपको बताया था। जो हमारी गैलेक्सी जो मंदाकिनी है ना, उसको ये कितने समय मतलब कितनी दूरी पर है, ये उसकी डिस्टेंस कितनी है। यहाँ पे तो बताया है कि 30,000 लाइट ईयर। अब आपको लाइट ईयर का कॉन्सेप्ट बता दूँ पहले कि लाइट ईयर क्या होती है। लाइट ईयर वो स्पीड होती है जिसको हम ऐसे मतलब इसकी एक कैलकुलेशन फॉर्म होती है कि 3 × 10⁸ ये हमारी लाइट स्पीड होती है। ये हमारी लाइट स्पीड होती है। अब इसको 30,000 है ना, 30,000 को आप इससे इंटू कर लोगे, 30,000 को इंटू करोगे तो आपके पास आएंगे 25 करोड़ वर्ष। 25 करोड़ वर्ष, ठीक है। 25 करोड़ वर्ष, इसका मतलब है जो हमारी गैलेक्सी है, जो हमारी मंदाकिनी है, उससे सूर्य की दूरी कितनी है। तो आप सीधा सीधा ध्यान में रख लें 25 करोड़, और वो लाइट ईयर की जो यूनिट है वो पूछ ले तो आप बता देना कि 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड इसकी मतलब इसका कैलकुलेशन फॉर्म है लाइट ईयर की, ठीक है। आगे बताया कि हाइड्रोजन है इसमें से। देखो, पूरा जो सूर्य है ना, इसमें 71% हाइड्रोजन है। 71% हाइड्रोजन है, जिसे भविष्य का ईंधन भी कहा गया है। 71% मतलब जो हाइड्रोजन है इसको भविष्य का ईंधन कहते हैं, ठीक है। और 26.5% हीलियम है। 26.5% हीलियम है। हम आगे आगे बाद में बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जब हाइड्रोजन H+ मतलब जो हीलियम है He, ये दोनों मिलते हैं तो होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन जिसे नाभिक के संलयन कहते हैं, जिससे कि जो सूर्य है उसमें ऊर्जा बनी रहती है, ठीक है। उसमें जो मतलब एनर्जी है वो बनी रहती है, और मतलब ज़्यादा एक्सीड नहीं होने देती है, ज़्यादा डिक्रीज नहीं होने देती है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन भी बनता है इसी से। मतलब किससे बनता है, हाइड्रोजन और हीलियम के मिलने से न्यूक्लियर फ्यूजन बनता है, नाभिक के संलयन होता है, ठीक है। और इसमें 2.5% मतलब 2.5% जो अदर गैसेस हैं वो होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सौरमंडल का जो स्ट्रक्चर है वो बताया गया है, जो सूर्य का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ठीक है। थोड़ा जूम कर लें इसको। देखिए डायग्राम में यहाँ पर क्या बताया है कि सूर्य है, उसको मतलब अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जो आता है यहाँ पे लिखा गया है कोर, इसको क्रोड बोला गया है, ठीक है। सबसे पहले आता है ये, उसके बाद में एक आती है परत ऐसी, इसको क्या बोला गया है, ये है आंतरिक परत बोलते हैं इसे बोलते हैं आंतरिक परत, जिसको प्रकाश मंडल बोला गया है, जिसको फोटोस्फेयर बोला गया है, ठीक है। जिसको यहाँ पर देखो, ये देखो यहाँ पर ये फोटोस्फेयर बोला गया है इसको,
ये है फोटोस्फेयर, इसको ध्यान में रखना। आपको इसमें 3 लेयर मिलेंगी। यहाँ पे मिलेगा आपको फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और कोरोना, जिसको मतलब किराई मंडल वगैरह और बाह्यतम परत कहते हैं ना। बाह्यतम परत को, कोरोना को बाह्यतम परत कहा गया है। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले वाला देखो, यहाँ पर आपको करोड़ ध्यान में रखना है। करोड़ हो गया। करोड़ के बाद में एक परत आती है जिसको बोला गया है कि भाई प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल जिसको 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 यहाँ पे फोटोस्फेयर कहा गया है। ठीक है। उसके बाद में एक लेयर और आती है, मैंने 3 बताई थी, आपको तीनों ध्यान में रखनी है। उसमें आती है मध्यम परत। मध्यम परत जिसको हम वर्णमंडल कहते हैं, जिसको हम क्रोमोस्फेयर भी कहते हैं। ये देख लो आप, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वर्णमंडल। उसके बाद में आउटर परत आती है, जो आउटर जो लेयर है वो आती है कोरोना। वो आती है कोरोना। ठीक है। इसको किराही मंडल भी कहा गया है। किराही मंडल, इसका ही तापमान है जो कि 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका तापमान है जो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि सूर्य के शरीर की संरचना इस प्रकार होती है कि सबसे पहले क्रोड होता है, उसके बाद में 3 लेयर होती हैं। 3 लेयरों के नाम बता दिए मैंने आपको। सबसे पहले फोटोस्फेयर, फिर क्रोमोस्फेयर, और फिर आता है बाह्यतम परत किराही मंडल। इसका तापमान आपको ध्यान में रखना है। और आपको मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता दूं कि जो क्रोड है उसका तापमान होता है 1.5 × 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस, मतलब 1.5 मिलियन डिग्री सेल्सियस। इसका जो मतलब, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि सूर्य कितना गर्म तारा है, कितना गर्म तारा है। ठीक है, सूर्य के बारे में बता दिया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सूर्य के बारे में आपको मैं 2 चीज़ें और बताऊं कि जो सूर्य जो हमारी जो मतलब एक तो सूर्य है और ये जो पृथ्वी है, इसके बीच की जो दूरी है, इसको एक नाम दिया गया है खगोलीय दूरी। इसको नाम दिया गया है खगोलीय दूरी। अब ध्यान में रखना है, इसको खगोलीय दूरी कहा गया है। ठीक है, इसको खगोलीय दूरी कहा गया है। जो ये दूरी है वो है कितनी? वो है 14 करोड़ और 96 लाख। ठीक है, 14 करोड़ और 96 लाख किलोमीटर दूरी है। वो किलोमीटर में है। ये लाइट ईयर में नहीं है, ये किलोमीटर में है। 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूरी है ये। ठीक है। जो सूर्य है, ये जो सूर्य है और ये जो पृथ्वी है, इसका जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर, मतलब अर्थ पर कितनी देर में इसकी जो सनलाइट है वो पहुंचती है, तो वो है कि 8 मिनट और 16.6 सेकंड इसकी एग्जैक्ट है। बट अगर आपको ऑप्शन में ऐसे मिल जाए कि 8.20 सेकंड या 500 सेकंड, ठीक है, 8.20 सेकंड या 500 सेकंड, तो ये दोनों भी सही होंगे। और इसकी एग्जैक्ट है, मैंने आपको बता दी, 8.16 सेकंड। ठीक है, 8.16 सेकंड है। ठीक है। एक छोटी सी चीज़ और बता दूं मैं आपको, जब हमारी जो हमारी देखो, ये जो सन है और ये पृथ्वी है। ठीक है, ये सन और ये पृथ्वी है। पृथ्वी की सर्वाधिक दूरी, मतलब मैक्सिमम जो डिस्टेंस कब होगी, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में अपसोर, जिसे बोलते हैं अपसोर। ठीक है, जिसे बोलते हैं अपसोर, वो होगी 4 जुलाई को। वो होगी 4 जुलाई को। मतलब मैक्सिमम जो दूरी है सूर्य और जो पृथ्वी है, उसकी जो मैक्सिमम दूरी है वो होगी 4 जुलाई को, जिसे कहते हैं अपसोर। अब बात करते हैं कि निकट कैसे होगा, मतलब सबसे मिनिमम दूरी कब होगी? वो होगी 3 जनवरी को। 3 जनवरी को, जिसे हम बोलते हैं उपसोर। ठीक है, उपसोर बोलते हैं। अब इससे ध्यान रखते हो 3, इसको आपकी ट्रिक बताऊं कि अपसोर उपसोर उपसोर में आप मतलब कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, 4 जुलाई, इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा, अपसोर होता है। ठीक है, ए होता है। 3 जुलाई, 3 बनता कैसे है? ऊ की तरह। 3 बनता कैसे? ऊ की तरह, तो उपसोर होता है यहाँ पर। 3 बनता है किसकी तरह? तो उपसोर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मरकरी की ओर। ये सबसे पहला ग्रह है। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है आपको, ये सूर्य के सबसे निकट ग्रह है, मतलब नियरेस्ट प्लेनेट है। ये सबसे नियरेस्ट प्लेनेट है। ठीक है, ये सूर्य के सबसे नियरेस्ट टू द सन, मतलब सन के सबसे नियरेस्ट है और सबसे छोटा ग्रह है। ये सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, इसकी 1-2 विशेषताएं और बताऊं मैं आपको कि ये अपना एक चक्कर 88 दिन में पूरा करता है। ये इसकी विशेषता नहीं, बल्कि ये इसकी विशेषता है कि यहाँ पे दिन बहुत ज़्यादा गर्म और रातें बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है। मतलब टेम्परेचर -88 और 100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो आप सोच सकते हो कितनी गर्म, मतलब यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। मतलब यहाँ पे जीवन संभव तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे वायुमंडल ही नहीं है। जो इसका मास है, जो परिमाण है, वो मतलब जो पृथ्वी है, जैसे पृथ्वी है मतलब 100, मतलब आप मान लो कि पृथ्वी का मास 100 डिग्री है ना, सॉरी मतलब 100 है ना, 100 है। तो इसका जो 18वां भाग, मतलब इसका 18वां % है, वो होगा
इसका मास, इस प्रकार से आप ध्यान में रख सकते हो। इसकी ग्रेविटी आठवें का तीसरा हिस्सा इसकी ग्रेविटी है, ठीक है, मतलब 3.8, ठीक है। मरकरी एक मतलब वर्ष में दिन होते हैं यहाँ पे 88 दिन होते हैं अपनी धुरी एक्सिस पे, वो 56.65 दिन में घूमता है, ठीक है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह, और एक इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो है कि यहाँ पे जो मतलब चुंबक है, एक तो यहाँ पे जो चुंबक है और एक जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी मात्रा थोड़ी ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है। सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर सबसे कम समय में लगाता है, ये बात ध्यान में रखनी है आपको, क्योंकि स्मॉलेस्ट प्लेनेट है और सबसे नज़दीक, नियरेस्ट और स्मॉलेस्ट है, तो सबसे यही ग्रह है जो कि सूर्य के सबसे मतलब नज़दीक होने के कारण सूर्य के जो चक्कर है वो सबसे कम समय में लगा लेता है, 88 दिन में लगा लेता है। आपको पृथ्वी में देखा हो 365 है, और आगे बढ़ेंगे हम तो आपको दिखाऊंगा कि मार्स का वो 288 है, 188। तो ये ग्रह ऐसा है जो कि मरकरी है, सूर्य के सबसे कम समय में चक्कर लगा लेता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये आपको इसकी शेप दिख रही होगी, मरकरी प्लेनेट ऐसा दिखता है, ठीक है। इसमें आपको दिख भी रहा होगा कि मरकरी जो मटेरियल है वैसा सा ये लग रहा है कि भाई कोई बाउल मतलब कोई बोल है, कोई मरकरी मटेरियल जैसी। चलिए आगे बढ़ते हैं वीनस की ओर। तो चलिए वीनस पढ़ते हैं। ये ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह, हाँ ये ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह। पीछे हमने पढ़ा था कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, वो है बुध, जिसे मरकरी कहा गया है, ठीक है। और सौरमंडल में ये दूसरे स्थान पर आता है, क्योंकि मरकरी के बाद में आता है, तो वो पहला है तो ये दूसरा होगा, ठीक है। इसको कहा गया है इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसको इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार यानी भोर का तारा और सुबह का तारा कहा गया है, ठीक है। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि हॉटेस्ट जो स्टार है वो सन है, ठीक है। और जो हॉटेस्ट प्लेनेट पूरे सोलर सिस्टम में हॉट है वो है वीनस, ठीक है। आपने ये देखा होगा कि लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, भाई मरकरी सबसे नज़दीक है तो वो हॉटेस्ट होगा, बट यहाँ पे वीनस सब शुक्र ग्रह है वो सबसे हॉटेस्ट ग्रह है, ठीक है। और यहाँ पे रात और दिन का जो तापमान है वो लगभग समान रहता है, क्योंकि और ऐसा मरकरी पर नहीं था, क्योंकि मरकरी पर जो दिन थे वो अधिक गर्म और रात ज़्यादा ठंडी होती थी, और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो मतलब बैलेंस्ड रहता है, इक्वल रहता है, ठीक है। शुक्र के वायुमंडल में 90 to 95% CO2 पाई जाती है, ठीक है, CO2 पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं कि इसका कोई उपग्रह नहीं है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। देखो पीछे था बुध, जो मरकरी है और जो वीनस है, इन दोनों ग्रहों के कोई उपग्रह नहीं है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि ऐसे दो कौन से ग्रह हैं, ऑप्शन में पूछ लेते हैं, वैसे पूछ लेते हैं कि ऐसे दो कौन से ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है, जिनके सैटेलाइट्स नहीं है, जिनके 0 सैटेलाइट्स हैं, वो हैं वीनस और बुध, ठीक है। और आप देखो ट्रिक बनाओ कि जो सूर्य के सबसे दो नज़दीक हैं उनके कोई उपग्रह नहीं है, और वो जल्दी जल्दी अपना चक्कर पूरा कर लेते हैं, ठीक है। आप ये ट्रिक बना लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि इसके जो उपनाम हैं इनको किन किन नामों से जाना जाता है। तो इसको सिस्टर प्लेनेट ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी की बहन कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, ठीक है। किस कारण कहा जाता है, क्योंकि इसका जो मतलब वेट है और इसकी जो मतलब शेप वगैरह है और जो इसमें मतलब वायुमंडल वगैरह, तो वो कुछ इसमें मतलब सिमिलैरिटीज़ हैं। जो अर्थ है और जो वीनस है इन दोनों में सिमिलरिटीज़ के कारण इसको मतलब सिस्टर प्लेनेट ऑफ द अर्थ कहा जाता है, मतलब पृथ्वी की बहन कहा जाता है, ठीक है। और ये अपना एक चक्कर 225 दिन में पूरा करता है। पीछे आपको मैंने एक फैक्ट बताया था कि मरकरी है जो सबसे कम दिन में अपना चक्कर पूरा करता है, 88 दिन में, और वीनस अपना चक्कर 225 दिन में पूरा करता है, और अर्थ अपना चक्कर 365 दिन में पूरा करती है सूर्य के चारों तरफ। जो परिक्रमा है वो जो रोटेशन है वो, यहाँ पर इसकी एक स्पेसिफिकेशन है कि यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के जमे हुए बादल हैं। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा, कई बार एग्जाम में ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड कौन से प्लेनेट पे पाई जाती है, ठीक है। तो वो है वीनस, ध्यान में रखना आपको, ठीक है। और इसका जो सूर्योदय है वो पश्चिम में होता है, और इसका जो सूर्यास्त है वो पूर्व में होता है, ठीक है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है, क्योंकि
घूमता है किस प्रकार, क्योंकि पश्चिम में सूर्य उदय हो रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज ही होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आती है अर्थ। ठीक है, अर्थ के बारे में आपको बहुत सारे फैक्ट पता होंगे। सबसे पहले तो इसको ब्लू प्लेनेट बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 71% जल है, मतलब जो वाटर की जो कैपेसिटी वो 71% है यहाँ पे, और जो लैंड मास है वो 29% है। तो इस कारण ये मतलब जब भी हम यूनिवर्स से सैटेलाइट्स के जरिए देखते हैं तो ये नीला ग्रह दिखता है, तो इसका नाम नीला ग्रह पड़ गया है। और इसकी जो रोटेशन है वो भी पश्चिम से पूर्व है, पश्चिम से पूर्व, वो इसकी पश्चिम से पूर्व है। ठीक है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और जो अपनी रोटेशन है वो ये ख़त्म करता है 23 घंटे, ये दिख रहा है आपको, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरी करता है। ठीक है, ये जो फैक्ट्स हैं ये जो आपको ध्यान में रखने, क्योंकि इन्हीं से जो मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं से आते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी, इसकी शेप कैसी है, इसकी शेप है जियोइड शेप, यानी जो अंडाकार शेप है ना, अंडाकार शेप है इसकी। ठीक है, और इसकी आयु अनुमानित कितनी है, 4.6 बिलियन। अब आयु में आप कन्फ्यूज मत होना। देखो जो सूर्य है वो सौरमंडल का प्रधान है, मतलब मेन रोल प्ले करता है। तो आपको मैंने पीछे बताया कि सौरमंडल की उत्पत्ति कब हुई, तो वो हुई थी 5 बिलियन वर्ष पहले, 5 बिलियन वर्ष पहले। तो 5 बिलियन वर्ष पहले सूर्य भी आया होगा, तो सूर्य की आयु में कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी आपको, वो 5 बिलियन वर्ष पहले है। बट जो पृथ्वी है वो बाद में बना, क्योंकि प्लेनेट है, ये एक अलग प्लेनेट है, वो यहाँ पे स्टार था, सूर्य यहाँ पे स्टार और यहाँ पे प्लेनेट है। तो ये बना था भाई 4.6 बिलियन वर्ष पहले, ये इसकी अनुमानित है। ठीक है, 4.6 बिलियन वर्ष पहले। और यहाँ पे बताया इसका लैंड मास कितना है, भूतल क्षेत्र कितना है, चलो ये आपको ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इसकी परिक्रमा का समय बता दिया मैंने आपको, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड है। ठीक है, सूर्य से औसत दूरी, हाँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सूर्य से औसत दूरी, सूर्य से जो औसत दूरी है वो है 149.8 मिलियन किलोमीटर, पीछे आपको बताया था मैंने, 14.96, इसको आप 14.96 किलोमीटर, 14.96 करोड़ किलोमीटर मान सकते हो, और यही आएगी एग्जाम में आपके ऑप्शन में। ठीक है, उसके बाद सूरज की रोशनी पे पहुंचने में 8 मिनट 18 सेकंड, मैंने आपको पीछे बता दिया इफेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। सूर्य से मतलब जो पृथ्वी है उसकी चंद्रमा से दूरी कितनी है, तो वो दूरी है 3,84,000 किलोमीटर, कोई स्क्वायर किलोमीटर नहीं है यहाँ पे, 84,000 किलोमीटर, ये मतलब 3,84,000 किलोमीटर है। ठीक है, इसका गहन में हाँ, जो मतलब सबसे जो मतलब डीपेस्ट पॉइंट है वो है मैरियाना ट्रेंच, जो कि पैसिफिक ओशन में है। ठीक है, पैसिफिक ओशन में है, और इसकी एक ही सेटेलाइट है, वो है चंद्रमा। ठीक है, अब थोड़ा बहुत चंद्रमा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पे ये इसको एक आकाशीय पिंड बताया गया है, और ये नेचुरल सेटेलाइट है, मतलब हमने जो सेटेलाइट्स भेजे, जैसे आर्यभट्ट भेजा है हमने, वो एक मतलब कृत्रिम, मतलब जो आर्टिफिशियल, जो मतलब मैन मेड है। और यहाँ पे ये मतलब क्या है, प्राकृतिक, इसको मतलब नेचर ने बनाया, तो ये प्राकृतिक उपग्रह हो गया, जो कि मतलब इसको नेचुरल सेटेलाइट बोला गया है। ठीक है, पृथ्वी से इसकी औसत दूरी बता दिया आपको, 3,84,365 किलोमीटर। आप इसको एक ट्रिक से ध्यान में रख सकते हो, हमारी जो पृथ्वी है उसमें दिन कितने होते हैं, 365 होते हैं, तो लास्ट में इसके 365 आएगा, थोड़ा बहुत आपको याद रखना पड़ेगा, 3,84,365 किलोमीटर। ठीक है, आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी। यहाँ पर क्या बताया कि जो पृथ्वी से अधिकतम दूरी, जो मैक्सिमम दूरी है वो है कितनी, जिसको बोला गया है APG, जो है 4,06,000 किलोमीटर। ठीक है, और जो न्यूनतम दूरी है उसको पेरिगी, आपको दूरी ध्यान में नहीं रखनी है, ये जो वर्ड है ना APG और पेरिगी, ये दोनों ध्यान में रखनी है आपको। ठीक है, और जो मून है वो अपना रोटेशन जो अर्थ के सराउंडिंग करता है, क्योंकि इसका नेचुरल सेटेलाइट है भाई वो, तो इसकी सराउंडिंग करेगा, सन के कैसे करेगा, तो ये वो करता है 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट और 11.47 सेकेंड, आपको ये ध्यान में रखना है बस, 27 दिन 7 घंटे और 43 सेकेंड 43 मिनट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है जो मतलब चंद्रमा है, उसकी शेप है, जो कि मतलब घटता बढ़ता रहता है, जो कि हमें हिंदू हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखते हैं कि पूर्णिमा आता है, अमावस्या आता है, एक आती दूज वगैरह आती है ना, तो ये इसी प्रकार से जो मतलब चंद्रमा है उसकी 16 कलाएँ होती हैं, जो चेंज होती रहती हैं, तो इस प्रकार से ये हमको दिखता है। ठीक है, हम बात करते हैं मार्स की। मार्स को लाल ग्रह भी बताया गया है। ठीक है, मार्स को लाल ग्रह बताया गया है क्योंकि यहाँ पे फ्लोरिक ऑक्साइड की जो मतलब जो यहाँ पे जो मात्रा है उसकी जो वो ज़्यादा है।
ठीक है, फ्लोरिक ऑक्साइड की जो मात्रा है वो ज़्यादा है। सौरमंडल में मंगल ग्रह का स्थान चौथा है, मैंने आपको बता दिया। और इसके बाद में इंपॉर्टेंट है कि इसके बाद में ही जो एस्ट्रॉयड बेल्ट हैं वो शुरू होते हैं, क्योंकि उसके बाद जुपिटर आ जाता है और इधर मार्स है। तो मार्स और जुपिटर के बीच में जो एस्ट्रॉयड बेल्ट हैं, जो कि क्षुद्र ग्रह हैं, वो शुरू होते हैं। ठीक है, पूरे सौरमंडल में ये ग्रह दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, दूसरा सबसे छोटा ग्रह पहले मैंने आपको बता दिया कौन सा था, बुध ग्रह। ठीक है, मंगल का वायुमंडल इतना कमज़ोर है कि अंतरिक्ष में यहाँ पे जो मतलब रेडियो एक्टिव किरणें हैं ना, उनकी बमबारी होती रहती है। जो रेडियो एक्टिव जो रेज हैं, जो गामा बीटा अल्फ़ा, उनकी जो मतलब यहाँ पे बोम्बार्डमेंट होती रहती है। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम है, बट साइंटिस्टों को लगता है कि यहाँ पर भी मतलब जो मतलब ह्यूमन नेचर है वो यहाँ पे अवेलेबल है, और यहाँ पे अभी रिसर्च भी चल रही है। जैसे हमारे इंडिया के इसरो ने मंगलयान भी भेजा था। ठीक है, और यहाँ पे मतलब वो रिसर्च कर रहे हैं कि कोई तो मतलब धरती से कोई बैक्टीरिया ऐसा होगा, मतलब कोई बैक्टीरिया का मतलब ऐसे नहीं है कि जो बैक्टीरिया जाएंगे, जो ह्यूमन बींग्स नहीं जाएंगे, मतलब जो कोई भी लिविंग थिंग ऐसी होगी जो कि मतलब मार्स के ऊपर सर्वाइव कर पाएगी। तो इसलिए वो यहाँ पे लिस्ट बना रहे हैं, और यहाँ पे जीवन संभव होने के कारण। और यहाँ पे एक चीज़ देख लो, यहाँ पे थोड़ा ठंडा माहौल है, थोड़ा मतलब जो टेम्परेचर है वो माइनस में तो नहीं है, और कई कई बार माइनस में भी चला जाता होगा, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत ठंडा माहौल है। ठीक है, और यहाँ पे जानलेवा जो विकिरण है वो हैं, तो इसके कारण ज़िंदा रहना थोड़ा बहुत मुश्किल है यहाँ पर। ठीक है, और थोड़ा सा फैक्ट और बताऊँ मैं आपको मंगल ग्रह के बारे में। कि जो मंगल ग्रह है ना, उसके दो सैटेलाइट्स हैं, दो उपग्रह हैं, वो भी प्राकृतिक हैं। एक तो है कि फोबोस और एक है डिमोस। ठीक है, डिमोस, जो डिमोस उपग्रह वो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, ये ध्यान में रखना। क्योंकि मार्स है वो दूसरा सबसे छोटा ग्रह है, पर जो इसका दो उसके जो सैटेलाइट हैं, फोबोस और डिमोस, जो डिमोस है ना, जो डिमोस वो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह। ध्यान में रखना कि कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है किस ग्रह का है, या छोटा उपग्रह कौन सा है, तो वो फोबोस है और वो मंगल का है। ठीक है, और यहाँ पर पूरे सोलर सिस्टम इंक्लूडिंग अर्थ, यहाँ पे एक सबसे ऊंचा पर्वत है, हाईएस्ट माउंटेन, जिसका नाम है निकस ओलंपिया, जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज़्यादा बड़ा है, निकस ओलंपिया। ठीक है, निकस ओलंपिया। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी भी यहाँ पर है, इसको नाम ओलंपस मेसी कहा गया है। दोनों में ओलंपिया और ओलंपस में आप कंफ्यूज मत होना। ओलंपस मेसी जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, जो वोल्केनो है, और माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा क्या है, निकस ओलंपिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जुपिटर की ओर, बृहस्पति। ठीक है, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। इनके बारे में आपको क्वेश्चन कम पूछे जाएंगे। यहाँ पे जो जगह है वो इसलिए है कि यहाँ पे मैंने लगाया नहीं है, यहाँ पे यहाँ पे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट खत्म हो जाते हैं और यहाँ पे एस्ट्रॉयड बेल्ट शुरू हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है आपको। सबसे छोटा बुध है, दूसरे नंबर का सबसे छोटा कौन सा है, दूसरे नंबर का सबसे छोटा मार्स है, और पृथ्वी का स्थान आता है 5वें नंबर पर। और ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है बृहस्पति, और सूर्य से 5वें स्थान पर है। जो सूर्य मतलब जो यहाँ पे सन है, सन के बाद में मरकरी, बाद में वीनस, बाद में अर्थ है, अर्थ के बाद में मार्स है, और मार्स के बाद में आता है जुपिटर। तो ये 5वें स्थान पर हुआ सूर्य से। ठीक है, और सबसे बड़ा है। ठीक है, इसका घनत्व आपको ध्यान में रखना है। और इसका इसका जो मतलब ऑर्बिट है, ऑर्बिट जो इसकी जो सूर्य की जो परिक्रमा करता है वो 11.9, मतलब यहाँ पे आप 12 वर्ष मान सकते हो। ऑप्शन में भी आपको 12 वर्ष मिलेंगे, या 12 वर्ष के नज़दीक 11.9 है, तो 11.9 पे आप टिक कर देना। ठीक है, और यहाँ पे पूछा कि ये तारा सूर्य से प्राप्त एनर्जी से 2 गुनी या 3 गुनी ऊर्जा रिलीज करता है। तो मतलब ये सूर्य है, जो उसकी एनर्जी कंज्यूमिंग है, उससे भी ज़्यादा 2 गुनी 3 गुनी मतलब ट्रिपल और डबल एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, यहाँ पे रेडियो एक्टिव एनर्जी नहीं है, रेडियो एक्टिव एनर्जी बॉम्बार्डमेंट कहाँ पर हो रहा था, मार्स में। थोड़ा बहुत ध्यान में रखना आपको। ठीक है, अगर आपको इसको 2 बार भी रिवाइज कर लोगे तो आपके पूरा सोलर सिस्टम की जो मतलब क्वेश्चन है लगभग वो सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, आपको रिवाइज करा दूं कि सौरमंडल में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, निकस ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा, उपग्रह है, ग्रह तो है बुध, और उपग्रह डिमोस। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है वो ओलंपस मेसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेडियो एक्टिव एनर्जी है, यहाँ पे थोड़ा हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा ज़्यादा है, और इसको पीला ग्रह कहा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। लाल ग्रह मार्स को कहा जाता है, नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है, और पीला ग्रह कहा जाता है, ये इसकी शेप देख रहे हो आप, ये जुपिटर है। ठीक है, इसके 69 सैटेलाइट्स हैं, जुपिटर के 69 सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, इसका सबसे बड़ा उपग्रह, ये बात ध्यान में रखनी है, सबसे बड़ा उपग्रह वो गैनीमीड है, गैनीमीड। जुपिटर का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। पृथ्वी का एक उपग्रह। देखो हमने अभी तक 5 ग्रह पढ़े हैं, इनके उपग्रह मैं आपको याद करा दूँ।
एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले था बुध, इसके कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र, इसका कोई उपग्रह नहीं है। अर्थ, इसका एक उपग्रह है मून, मून के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद में आता है मार्स, मार्स के दो उपग्रह फोबोस और डिमोस। डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, सबसे छोटा उपग्रह है, ठीक है। उसके बाद आता है एस्ट्रोइड बेल्ट, एस्ट्रोइड बेल्ट के बाद में आता है जुपिटर। जुपिटर के 69 सैटेलाइट्स हैं, जिसका सबसे बड़ा सैटेलाइट है, जिसकी सबसे बड़ा उपग्रह वो गैनीमीड है। ध्यान में रखना आपको, गैनीमीड है, ठीक है। इसी ग्रह पर है वो भी, और 12 वर्ष लगाता है ये मतलब अपना एक चक्कर पूरा करने में। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा है, ठीक है। अब बात करते हैं सैटर्न की, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पहला ग्रह कौन सा था? जुपिटर, पीछे पड़ा हमने, बड़ा ग्रह है, और ये छठे स्थान पर आता है सूर्य से, ठीक है। और इसके उपग्रह कितने हैं? इसके उपग्रह थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर लेना, इसके उपग्रह 62 हैं, ठीक है। इसके उपग्रह 62 हैं, और ये बृहस्पतिवार दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। इसका जो डायमीटर है वो ज़्यादा है, 1.20 किलोमीटर लिख लेना आप, CR किलोमीटर, 1.20 CR किलोमीटर लिख लेना। ये आएगा एग्जाम में, क्योंकि इतनी बड़ी डिजिट देते नहीं है। और ये अपने सूर्य की परिक्रमा पूरे करने में 29.5 वर्ष लेता है, 29.5 वर्ष लेता है, ठीक है। अभी आपको मैं परिक्रमा भी याद करा दूं। जो मरकरी है वो लेता है भाई 88 डेज, ठीक है। जो वीनस है वो लेता है भाई 288 डेज, ठीक है। उसके बाद आता है अर्थ, अर्थ लेता है 365। उसके बाद जुपिटर, जुपिटर 12 ईयर लेता है, और ये 30 ईयर से आधी साल कम, मतलब 29.5 ईयर लेता है, मैंने 29.5 साल लेता है, ठीक है। ये बातों को ध्यान में रखनी है। और इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है टाइटन, यहाँ पे नाम दे दिया, हाँ टाइटन। टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह, बहुत इंपॉर्टेंट है टाइटन और गैनीमेड, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। सूर्य से छठे स्थान पर, ये भी बता दिया आपको। आगे बढ़ते हैं, आप इसकी शेप देख सकते हो, इसका घनत्व पृथ्वी से भी कम, इसकी जो डेंसिटी है, मतलब ये तैर भी सकता है। ये एक ऐसा ग्रह है जो पानी में, अगर आप इसको पानी में रखोगे तो ये तैर भी सकता है, ठीक है, क्योंकि टाइटन पर नाइट्रोजन वाला वायुमंडल है। ये बात ध्यान में रखना कि कौन सा उपग्रह ऐसा है जिस पर नाइट्रोजन वाला वायुमंडल है, तो वो टाइटन है, ठीक है। सैटर्न है, सैटर्न के जो आउटसाइड है, जो ये आपको दिख रही होगी, और किसी ग्रह के आसपास नहीं है, मतलब सराउंडिंग नहीं है, इनको बोलते हैं वले, इनको रिंग्स बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इनको इंग्लिश में रिंग्स बोलते हैं, जिनको हिंदी में वले बोलते हैं। इनका जो नंबर ऑफ डिजिट है वो 7 है, मतलब ये 7 वले इसके चारों तरफ है, ये 7 वले इसके चारों तरफ है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अरुण यानी यूरेनस, इसमें 15, इसके मतलब 15, मतलब इसके मतलब हमें यहाँ पे बताया है कि इसको 15 तो नहीं है, इसके 27 सेटेलाइट्स हैं। ध्यान में थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, सेटेलाइट्स में थोड़ी गड़बड़ हो गई है यहाँ पर। इसके 29 सेटेलाइट्स हैं, ठीक है। और शनि के लिए 62, और बृहस्पति के लिए 79, ठीक है। इसकी जो खोज है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बाद में खोजा गया है, ठीक है, ये बाद में खोजा गया ये ग्रह। तो इसकी जो खोज है वो की थी विलियम हर्सल ने 1781 में, ठीक है। इसके जो इन्वेंशन है, जो किया था, इसकी जो खोज है वो की थी विलियम हर्सल ने 1781 में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और यहाँ पर क्या है कि चारों ओर धुंधले वलय, यानी मतलब यहाँ पर क्या सैटर्न में यहाँ पे वो दिख रहे थे, मतलब जो रिंग्स हैं वो दिख रही थी, ठीक है। और यहाँ पे वो रिंग दिख रही नहीं रही है, वो धुंधली धुंधली हैं, है ना, मतलब पूरी तरह से, मतलब यहाँ पे विजिबल नहीं है, तो धुंधली धुंधली है, जिसमें अल्फा बीटा गामा रेज वगैरह मतलब इसमें इंक्लूड है, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिथेन गैस पाई जाती है, यहाँ पे मिथेन गैस पाई जाती है, इसी कारण इसको हरा ग्रह कहा जाता है। अभी आपको मैं ग्रह के नाम रिवाइज करा दूँ। सबसे पहले पीला ग्रह किसे कहा जाता है? जुपिटर को। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? अर्थ को। हरा ग्रह किसे कहा जाता है? तो वो है यूरेनस को, ठीक है। और इसका सूर्य से नंबर कौन सा है? इसका सूर्य से नंबर है 8वां, सॉरी 7वां है, 7वां, क्योंकि 8वां तो आगे नेपच्यून बचा है, हाँ, ठीक है। इसकी खोज ध्यान में रखना आपको, सिर्फ इतना ध्यान में रखना, और इसको इसमें दो बातें ध्यान में रखनी है कि इसमें मिथेन गैस है, मिथेन गैस का कारण इसको हरा ग्रह कहा जाता है, ठीक है। और इसके चारों रिंग्स भी हैं, ठीक है। बट वो धुंधली है, उनमें अल्फा बीटा गामा है। और तीसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसकी खोज किसने की थी? 1781 में विलियम हर्सल ने की थी। और ये 84 साल में अपना एक चक्कर पूरा करता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा वक्त लेता है शायद, ठीक है, सबसे ज़्यादा वक्त लेता है। और यहाँ पे इंटरेक्शन और भी ठीक है, ध्रुवीयता ये आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं वरुण नेपच्यून की ओर। यहाँ पे भी टाइटन और प्रोटियस सबसे बड़े सितारे हैं। जो उपग्रह है ना, वो टाइटन और प्रोटियस। यहाँ पे ट्राइटन है, वहाँ पे टाइटन था, वहाँ पे टाइटन था, सैटर्न में टाइटन था, यहाँ पे ट्राइटन और प्रोटियस। इसके टोटल 14 सैटेलाइट्स हैं, जिनमें से 2 बड़े बड़े हैं और वायुमंडल में स्थिर हैं, स्वास्थ्य स्थिर, ठीक है। यहाँ पे बताया कि ये तीसरा, ठीक है। यहाँ पे तीसरे नंबर का मतलब स्थिर ज्वालामुखी भी है, यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी है। और इसकी खोज की थी, इसकी खोज देखो पीछे था, पीछे विलियम हर्सल ने खोज की थी 1781 में,
और नेपच्यून की जो ग्रह बाद में खोजे गए हैं, इसकी खोज की थी जोहान गले। अगर आप नोट कर रहे हैं तो ये चीज़ लिख लें कि जोहान गले ने इस चीज़ की मतलब खोज की थी, इस चीज़ की मतलब जो वरुण है उस नेपच्यून की खोज की थी जोहान गले ने। और सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर कौन सा ग्रह ये सब सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है, सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून, सबसे गर्म ग्रह हॉटेस्ट प्लेनेट वीनस शुक्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये इसकी आप शेप शेप देख रहे हो कि इसको नीला ग्रह तो नहीं कह सकते, बट ये जो नेपच्यून है ये ठंडा लग रहा है आपको, मतलब कलर में ऐसा लग रहा होगा, है ना, ठंडा जैसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कोई 3 क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। निम्नलिखित में से सूर्य के किस भाग को मानव द्वारा देखा जा सकता है? जो कोरोना है उसे हम देख तो नहीं सकते, बट जो कोरोना की भी जो आउटर साइड है वो है फोटोस्फेयर, उसको हम देख सकते हैं। ठीक है, फोटोस्फेयर है उसको हम देख सकते हैं। ठीक है, सूर्यमंडल जो मतलब सोलर सिस्टम में सूर्य प्रधान है, उसका स्ट्रक्चर मैं आपको समझा दूँ पहले कि यहाँ पे जहाँ करोड़ के बाद में 3 लेयर बताई थी मैंने आपको। ठीक है, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और बाह्यतम मंडल। जो बाह्यतम मंडल है उसका तापमान आपको ध्यान में रखना 6000 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी से इसकी दूरी है 14.96 करोड़ किलोमीटर। और ये जो दुग्ध मेला जो हमारी मिल्की वे है उससे ये दूरी रखता है 25 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, और लाइट ईयर मैंने आपको बता दी, लाइट ईयर की वैल्यू एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये इसकी मतलब ये इसकी लाइट स्पीड नहीं है, बट ये लाइट स्पीड की कैलकुलेशन फॉर्म होती है, बहुत बार पूछ ली जाती है। ठीक है, और जो औसत दूरी है वो मतलब जो प्रकाश है वो पहुंचता है 8 मिनट 16 सेकंड में, या 500 सेकंड मान सकते हो आप। ठीक है, तो आपको सूर्य भी रिवाइज करवा दिया मैंने एक बार। लिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितनी देर में पहुंचता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट में पहुंचता है। 500 सेकंड मान सकते हो क्योंकि 8 मिनट 16 सेकंड पहुंचता है एग्जैक्टली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि सौर मंडल में कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला है, जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, वो है पृथ्वी। ठीक है, सबसे ज़्यादा पृथ्वी। और ठीक है, अभी आप यहाँ पे ऑप्शन है तो मैं आपको रिवाइज करा दूँ। यूरेनस सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी खोज किसने की थी? विलियम हर्शेल ने। कब की थी? 1781 में। ठीक है, अब बात करते हैं नेपच्यून की। नेपच्यून सबसे ठंडा ग्रह है, इसकी खोज किसने की थी? जोहान गाले ने इसकी खोज की थी, जोहान गाले ने। ठीक है, सबसे ठंडा ग्रह, इसके उपग्रह 14। ठीक है, बृहस्पति, इसको पीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, इसको पीला ग्रह कहा जाता है। और इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह वो गैनीमेड है, इसका सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। इसको सूर्य के चक्कर करने में 12 वर्ष लगते हैं, 12 वर्ष लगते हैं सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ें बताई दी। और ये देखो आप मरकरी की शेप देख रहे हो, मैं आपको पीछे भी दिखाया था ये। और ये है वीनस, और ये है जुपिटर जिसे पीला ग्रह कहा गया है। ठीक है, और ये सैटर्न है जिसके चारों ओर वलय हैं। ठीक है, और ये देखो ये जो आप ये सोलर सिस्टम में ये जो छोटी छोटी चीज़ें बाउल मतलब जैसे बॉल जैसे देख रहे हो ना, ये होते हैं, ये चीज़ें हैं जो कि हमारे उपग्रह कहलाते हैं। और जो सैटर्न है उसके उपग्रह कितने हैं? उसके उपग्रह 62 हैं। सबसे बड़ा है टाइटन है सबसे बड़ा। ठीक है, और ये सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा, ये ध्यान में रखना। पहला कौन सा था सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह? वो गैनीमेड। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह वो फोबोस था, जो कि मंगल ग्रह का था। इसके 2 उपग्रह हैं जैसे मंगल ग्रह के। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं। ये है नेपच्यून। ठीक है, और ये हमारे सोलर सिस्टम में ऐसे ग्रह हैं। देखिए बाह्यतम, आपको एक चीज़ बताऊँ, बाह्यतम ग्रह और आंतरिक ग्रह, ये चीज़ें आपको बता दूं मैं। बाह्यतम ग्रह कौन से होते हैं? बाह्यतम जो बाहर वाले, आंतरिक जो अंदर वाले, जो जिनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं। ठीक है, ये हमारा सन है, देखो ये आपको दिख रहा होगा सन। ये वीनस है, सॉरी ये मरकरी है, ये वीनस है, ये अर्थ है, और ये मार्स है। और यहाँ पर देखो मैं आपको पीछे बताया था कि ये जो चीज़ें, ये जो पत्थर जैसा दिख रहा है ना, ये जो पत्थर जैसा, ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के बाद आता है एस्ट्रॉयड बेल्ट, वो है ये। ठीक है, जो ये 4 ग्रह हैं, ये जो 4 ग्रह है ना, जो बुध है, जो शुक्र है, जो पृथ्वी है, जो मंगल है, इनको कहते हैं हम आंतरिक ग्रह और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। और उसके बाद आता है जुपिटर सबसे बड़ा, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। मतलब शनि, अरुण, वरुण, शनि, अरुण, वरुण, और ये जुपिटर है जिसको हमने पीला ग्रह कहा, जिसको बृहस्पति कहते हैं। ये आते हैं बाह्यतम ग्रह। ये एस्ट्रॉयड बेल्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इस शेप को आप दिमाग में उठा लीजिए, क्योंकि ग्रहों का नियम इस प्रकार होता है, मतलब जो ग्रहों का जो मतलब सिस्टमेटिक तरीके से जो अरेंजमेंट है, सबसे बड़ा छोटा ग्रह कौन सा है, वो मतलब जो सूर्य की डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इनका इस तरह से होता है ऑर्डर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य के शरीर की संरचना बता दी आपको। 3 लेयर होती हैं। सबसे पहले होती है यहाँ पे फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, फिर कोरोना। ठीक है, ये होती है चंद्रमा की जो कलाएँ होती हैं 16 वो होती हैं। ठीक है,
अब एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको लास्ट में जाते जाते आपको ये पूरा याद करना है। सबसे पहली बात तो ये कि आपने एक चीज़ देखी होगी कि सर ने हमको सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण तो पढ़ाया नहीं। सूर्य ग्रहण क्या होता है? जब सूर्य व पृथ्वी के बीच चंद्रमा का आना, ये बात नॉर्मल सी है। आपको चंद्र ग्रहण ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि वो अपने आप उसका अपोजिट हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखनी है आपको। जब सूर्य, ये हमारा सूर्य है, ठीक है, और ये हमारी पृथ्वी है। सूर्य व पृथ्वी के बीच में, सर सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा का आना, चंद्रमा का आना, ठीक है। सूर्य ग्रहण होगा तो कई लोग, मतलब कई बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सूर्य ग्रहण हो रहा है तो मतलब सूर्य के ऊपर, मतलब सूर्य का मतलब यहाँ पे ज़्यादा मैन रोल रहेगा कि सूर्य बीच में आ जाएगा पृथ्वी और चंद्रमा के, बट ऐसा नहीं होता है। चंद्रमा पृथ्वी के बीच में आता है। चंद्रमा पृथ्वी, ये जो हमारी पृथ्वी है और ये जो हमारा सन है, उसके बीच में आ जाता है क्या? उसके बीच में आ जाता है सन। तो इसलिए उसके बीच में आ जाता है मून। सूर्य और अर्थ के बीच में आ जाता है मून, तो वो कहलाता है सूर्य ग्रहण, ठीक है। अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण आपको होता है, इसका अपोजिट होता है, ठीक है। जब पृथ्वी की स्थिति सूर्य और चंद्रमा के ठीक बीच एक सिद्ध में हो, ठीक है। जब पृथ्वी की स्थिति सूर्य और चंद्रमा, ये यहाँ पर चंद्रमा है और ये यहाँ पर मान सकते हैं हम सूर्य है। एक बार मान लें कि यहाँ पे सूर्य है। जब पृथ्वी की स्थिति सूर्य और चंद्रमा के ठीक बीच एक सिद्ध में हो, एक सिद्ध में हो, तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। पृथ्वी की छाया है वो चंद्रमा पर पड़ती है, तो ये चंद्र ग्रहण कहलाता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको सूर्य ग्रहण ध्यान में रखना है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा का आना है तो वो ये है। और जब तीनों एक सिद्ध में होते हैं तो सूर्य, जो पृथ्वी है उसकी जो छाया है वो चंद्रमा पर पड़ती है, तो वो चंद्र ग्रहण कहलाता है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आगे मतलब लाइक करें वीडियो को और आगे शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भाई बंधु भी देख सकें इस वीडियो को। और अगर आपको और ऐसे वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।